प्रिय छात्रों, आज हम वन संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। वन संसाधन में जो प्राकृतिक वनस्पति है विश्व की, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और वन संसाधन एक प्रमुख स्थलीय प्राकृतिक संसाधन है जो प्राकृतिक वनस्पति समूह का अभिन्न घटक है। प्राकृतिक वनस्पति का समूह का अभिन्न घटक है, बिल्कुल ये जुड़ा हुआ है उससे। और भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। जो प्रकृति में अपने आप स्वतः ही जो उत्पन्न होते हैं उस समुदाय को पादप समुदाय कहते हैं, जिसमें ये जो भी अपने आसपास हम जो देखते हैं पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ये सारी घास, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। और इनका आप देखेंगे कि सभी झाड़ियाँ हैं जो मौसम के अनुसार सबकी उनकी ऊंचाई और मोटाई और पत्तियों की आकार, ये सब चीज़ें जलवायु निर्धारित करती है। तो आप ये देखेंगे कि अपने जो देखते हैं कि भौतिक जो दशा जो स्थल रूप हैं उनमें पर्वत, पठार, मैदान, इस तरीके की स्थलाकृतियाँ हैं। तो ऊंचाई के अनुसार भी इनमें अलग अलग वनस्पतियों के रूप देखे जाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम वन संसाधनों के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो वनस्पतियों के जो अलग अलग रूप हैं, स्वरूप हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और महालताएं और कठलताएं जो बेल होती हैं, जिनको बेल कहते हैं, ये होती हैं। और लताएं जो छोटी वाली जो होती हैं उनको लताएं कहते हैं, और जो महालताएं जो बड़ी बेल होती हैं उनको महालताएं कहते हैं। तृण, ये काष्ठविहीन और कोमल और छोटे पौधे होते हैं जो विविध रूपी पत्तियों वाले होते हैं। ये एक वर्षीय पादप है, लेकिन इनमें कुछ दीर्घायु भी होते हैं। ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाते, बिल्कुल ज़मीन के लेवल पे ही होते हैं। ये तृण कहते हैं इनको। और घास भी जलवायु के अनुसार अलग मिलती है, इनके आकार भी अलग, और झाड़ियों की तुलना में अलग तरह का ही ये उनका रूप होता है। और लाइकेन, भूसतह के समीप पाए जाने वाले काष्ठविहीन शैवाल, ये भी भूसतह के बिल्कुल समीप पाए जाते हैं, और ये बिल्कुल काई टाइप में होती है, और जिसको लाइकेन कहते हैं। पत्तियां नहीं होती हैं, ये प्रदूषक के प्रति अति संवेदनशील होती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब आप देखेंगे, ये तो एक सामान्य जानकारी है जो आपको ये खुद ही पढ़ सकते हैं इनके बारे में। और ये भी है प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। अभी अपन थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई उच्चावच, स्थलाकृतियाँ जो उच्चावच हैं ये प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती हैं। और भूमध्य रेखा से दूरी, ये भी आप जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे, तो वनस्पति के प्रकार में भिन्नताएं मिलती हैं। भूमध्य रेखा के आसपास अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर वर्षा वन अधिक पाए जाते हैं, अधिक सघन घने वन पाए जाते हैं। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। तापमान भी प्राकृतिक वनस्पति को नियंत्रित करता है। सूर्य का प्रकाश, क्योंकि इसमें बहुत ही महती भूमिका होती है। और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पौधों को मिलता है, वहाँ पे पौधे अधिक ग्रोथ करते हैं। तो इनमें भी आप देखेंगे भूमध्य रेखा के पास के जो पौधे हैं उनमें पेड़ होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन जो उसके नीचे जो पेड़ हैं वो उनको प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो उनके अपेक्षा थोड़े छोटे भी होते हैं। और वर्षा भी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। जहाँ वर्षा होगी वहाँ पर वनस्पति होगी, जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ वनस्पति का प्रकार ही चेंज हो जाता है। तो मरुस्थलीय वनस्पति है, शीत प्रदेशों की वनस्पति है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की, भूमध्य क्षेत्रों की जो वनस्पतियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की मिलती है, जो कि वर्षा के द्वारा भी निर्धारित होती है। अब आप देखिएगा, पवन भी वनस्पति को नियंत्रित करती है। वायु की गति और अवधि और आवृत्ति वनस्पति को नियंत्रित करती है। जहाँ पर तीव्र व अधिक वायु चलती है वहाँ पर वायु की काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाती है, वृक्षों की ज़मीन से उखाड़ देती है। तीव्र वायु होगी तो यानी कि वनस्पतियों को उखाड़ देगी, तो वहाँ पे वनस्पतियों खराब ज़्यादा होगी और पनपेगी कम। और आर्द्रता भी 70% आर्द्रता पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त होती है। इससे कम और ज़्यादा आर्द्रता पेड़ के लिए हानिकारक होती है। आर्द्रता की एक लेवल होता है जहाँ पर वनस्पति अच्छी तरह पनप सकती है, उससे ज़्यादा और कम होगा तो वो वनस्पति वहाँ पर कम होगी। मृदा उपजाऊ
अनुपजाऊ ये चीज़ें हैं। जहाँ पे उपजाऊ होगी वहाँ वनस्पति अधिक अच्छी होगी। और जैसे लैटराइट मिट्टी सदाबहार वन मिलते हैं, लाल दोमट मिट्टी में मानसूनी वन मिलते हैं, पोडजोल मिट्टी में कोणधारी वन मिलते हैं। तो मिट्टी के आधार पर वनस्पतियों का निर्धारण होता है, तो ये नियंत्रित करती है वनस्पति को। और भूमिगत जल जिस स्थान पर भूमिगत जल की गहराई कम होती है वहाँ पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होती है, और जो गहराई में होते हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधे कम कम पाए जाते हैं, और उनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं पानी तक पहुँचने के लिए। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पेड़ पौधे की मात्रा कम होगी। उदाहरणतः पहाड़ी इलाकों में जहाँ गंगा यमुना निकलती है, कहीं पर ये ज़मीन के नीचे चली जाती है, वहाँ पर अधिक वृक्ष मिलते हैं। इसी तरीके से समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से जो जो हम ऊंचाई पर जाएंगे तो त्यों त्यों तापमान में कमी आती जाएगी। कमी के तापमान के कारण जैव विविधता में भी कमी आती जाएगी। तापमान ज़्यादा होगा तो जैव विविधता अधिक होगी, तापमान कम होगा तो जैव विविधता कम होगी। और मानवीय बसाव भी इस पर निर्भर करता है। मानवीय बसाव का भी वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की आवश्यकता बढ़ने के कारण मनुष्य ने पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर अपने निवास और खेत बना लिए हैं, तो ये भी एक प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है, मानवीय बसाव। अब ये है विश्व के प्रमुख वनस्पति प्रखंडों में भूमध्य रेखा से दूरी पर ऊंचाई का परस्पर संबंध। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उप आर्टिक और आर्टिक क्षेत्रों में वनस्पति का प्रकार ये दे रखा है, और इसका दूरी और ऊंचाई पर से संबंध दिखाया रखा है। अब आप देखिएगा प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और वितरण, जो आपका क्वेश्चन बनता है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और वितरण। अब आप देखिए, ये मैप है, इसमें दर्शा रखा है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। चित्र में शीतोष्ण वन कौन से हैं, बोरियल वन जिसको कोणधारी वन या टेंगा वन भी कहते हैं, और भूमध्य सागरीय वन कौन कौन से हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के आसपास, और जो महाद्वीपों के तटवर्ती क्षेत्रों में भी ये क्षेत्र मिलते हैं सभी महाद्वीपों में। और उष्णकटिबंधीय सवाना वन, घास भूमि और टुंड्रा वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, मानसूनी वनों सहित ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अपन एक एक के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। अब ये देखिएगा, आप एटलस खोल के देख बैठें और प्राकृतिक विश्व का जो प्राकृतिक भाग है उसको आप निकालें, और उसमें जैसे जैसे अपन इनके क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे तो उसके बारे में अपन पढ़ते जाएंगे। आप देखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिएगा, अब आप पहले तो ये डिसाइड किए, देखिए मैप में कि भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा से उत्तर में 10 डिग्री और दक्षिण में 10 डिग्री, इन क्षेत्रों के बीच में, इन अक्षांशों के बीच में दक्षिणी अमेरिका की अमेजन बेसिन आती है। जो अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में है, तो वहाँ पे जो अमेजन बेसिन कहते हैं उसको, और अफ्रीका में जो कांगो नदी बहती है वहाँ पे कांगो बेसिन, और इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो द्वीपों में तथा मलेशिया में पाया जाता है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। अब आप इसको मैप में भी देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, आप मैप में इसको आसानी से देख सकते हैं। और एटलस में आप देखेंगे तो उसके नाम भी वहाँ पे मिलेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। और विश्व का जो एटलस आपको मैंने बताया था उसमें आप इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका का प्राकृतिक और अफ्रीका का प्राकृतिक मैप और एशिया का, तो इसमें आपको ये लोकेशन अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र कौन सा है और इनमें कौन कौन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वो क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। इस प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास है तो विषुवत रेखीय, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखीय एक ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा। और वर्षा यहाँ पर औसत जो वार्षिक वर्षा है वहाँ पर से यहाँ पर कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर। तापमान यहाँ पर वर्ष भर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहता है। तो तापमान जहाँ अधिक होगा तो यानी कि जैव विविधता भी अधिक होगी। अब इसके बाद में देखिएगा, ये पॉइंट फिक्स हैं। देखिएगा, क्षेत्र बताना है अपन को उष्ण, जैसे अब कोई भी पॉइंट है वनों का, तो पहला है कि कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो क्षेत्र एरिया कौन सा हो गया। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है तो इसका एरिया कौन सा हो गया, तो पहला पॉइंट हो गया एरिया के बारे में बताना है। फिर जलवायु के बारे में अपन को बात करनी है। तो जलवायु के बारे में बात करेंगे तो वर्षा, तापमान और आर्द्रता, इनके बारे में चर्चा होगी। तो वर्षा कितनी होती है, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, और तापमान वर्ष भर कितना बना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब वनों की कुछ विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि यहाँ के जो वन हैं, यहाँ पर अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं
और सूर्य की किरणें पेड़ों के नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। इतने सघन वन होते हैं कि सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो सदाबहार वनों का ऊपरी भाग तो लंबी लंबी और सघन लताओं से ढका रहता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 70% भाग पेड़ों का यहाँ पे पाया जाता है। पादपों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। कांगो बेसिन में पादपों की 6500, मलेशिया में 20,000, ये 40,000, ये इस तरीके दे रखे हैं। और जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, एक दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, वनों के नाम। तो वनों की विशेषताएं और वनों के नाम, तो 4 चीज़ें हो गई इसमें। एक तो हो गया कि क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र आपको बताना है, और दूसरा जलवायु, तीसरा वनों की विशेषताएं, और चौथा वनों के नाम। तो अब यह देखिएगा, आबनुस, आयरनवुड, रोजवुड, ताड़, मोहगनी, रबड़, सीबा, पारानट, आयमपॉल आदि मुख्य वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में। अब आप देखिएगा, इनकी कुछ विशेषताएं दे रखी है कि इनकी वनों की, कि यहाँ की जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? कठोर होती है, और अत्यधिक आसपास क्या होते हैं? संघन रूप में होती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में एक साथ विभिन्न प्रजातियों के पेड़, यहाँ पे क्या है? विभिन्न पेड़ों का मतलब यहाँ पे जैव विविधता पेड़ों में बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ वृक्ष लगभग 55 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, 55 मीटर तक होती है। मुख्य वृक्षों के नीचे अन्य छोटे छोटे वृक्ष तथा लताएं होती हैं, ये बात हो ही गई थी। और सदाबहार वनों का क्षेत्र विश्व में पाए जाने वाले चौड़ी पत्ती वाले वनों के कुल भाग का 1.6% है। और कुछ ये छोटी छोटी सी और ये लिख रही है, तो आप ये देख सकते हैं। तो मेन जो बात है, इसमें 4 पॉइंट अपन बना सकते हैं। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक अपन इनको एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। सदाबहार के बारे में पढ़ेंगे, अलग शीतोष्ण वनों के बारे में पढ़ेंगे, टेंगा वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बात यह है कि क्षेत्र के बारे में चर्चा करनी है, जलवायु, वनों की विशेषता और वनों के नाम, ये 4 पॉइंटों में अपन मुख्य रूप से बात करेंगे। और अन्य कुछ तथ्य भी हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से 4 ये हैं। तो अब ये हो गया। अब आप देखिए मानसूनी वन, तो मानसूनी पतझड़ वन है। तो पहला पॉइंट हो गया क्षेत्र कौन सा है ना। क्षेत्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप मैप एटलस खोल ही रखा है आपने, और मानसूनी पतझड़ वन का आप देखिएगा। मानसूनी वन क्षेत्र का विस्तार 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 12 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य मानसूनी पतझड़ वनों का क्षेत्र है। और इसमें स्थित पश्चिमी द्वीप समूह भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राजील, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, फार्मोसा व दक्षिणी चीन आदि देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये आपका क्षेत्र हो गया। इसको लोकेशन आप देख सकते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्षेत्रों में ये मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्षेत्र का हो गया। अब आता है जलवायु। अब देखिएगा, इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा का 90% भाग मानसूनी पवनों द्वारा होने वाली वर्षा से प्राप्त होता है। कौन से पवनों से होता है? मानसूनी पवनों से यहाँ पे बरसात होती है, और इससे ये जल प्राप्त करते हैं। सूर्य की किरणों के सीधा व तिरछा पड़ने के कारण इन क्षेत्रों में, जो मानसूनी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कर्क और मकर वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी भी पड़ती हैं तो सीधी भी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन और शीत ऋतु, यहाँ पे इन सूर्य की किरणों के कारण दो तरह की, सीधा और तिरछा पड़ने के कारण शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ऋतुएं बनती हैं। ग्रीष्म काल में औसत तापमान यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है ग्रीष्म काल में? 27 डिग्री सेल्सियस। और शीतकाल में 10 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। तो दोनों ग्रीष्मकाल शीतकाल की बात हो गई। और जो वर्षा है यहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वार्षिक वर्षा। और ये देखिए, इसमें पर्णपाती वन ये भी पाया जाता है इनमें। मानसूनी, इनको पर्णपाती वन, पतझड़ वन भी कहते हैं, क्योंकि अपनी पत्तियां एक मौसम में गिरा देते हैं। वन सर्दियों की शुष्क ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, अतः इन्हें पतझड़ और पर्णपाती वन भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि पतझड़ और पर्णपाती वन किसको कहते हैं? मानसूनी पतझड़ वनों को, मानसूनी वनों को। अब देखिएगा, जलवायु पे बात हो गई, क्षेत्र के बारे में बात हो गई। क्षेत्र और जलवायु के बाद में आता है कि इनकी विशेषताएं क्या है वनों की। तो वन अधिक सघन तथा लंबे नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर
औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 30 मीटर तक होती है। और यहाँ पर इनकी पत्तियां अत्यधिक छोटी छोटी होती हैं और झाड़ियाँ अधिक कांटेदार वाली होती हैं। इनकी ये विशेषताएं होती हैं। और जो तीसरा है, चौथा पॉइंट है, वो है वन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो वनों में आप देखिएगा मानसूनी क्षेत्रों में सागवान, साल, बरगद, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैग्रोव, यूकेलिप्टस, हल्दू, पलास, सेमल आदि प्रमुख वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर बबूल, धोंकरा, इमली आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों की बात हो गई। तो ये मानसूनी क्षेत्र अपना मानसूनी क्षेत्रों में आता ही है, तो ये क्षेत्र हो गया। अब अपन बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति। तीसरा पॉइंट है उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति। तो देखिएगा, मैं 4 पॉइंटों के बारे में बात कर रहा था और आप जब ये मान के चले कि 4 पॉइंट ही हैं मुख्य रूप से जिन पे अपन चर्चा करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप ज़्यादा ये नहीं, मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया कि किस तरीके से आपको ये पढ़ना है, तो इसमें ज़्यादा अपन ऐसे चर्चा नहीं करेंगे। और देखिएगा आप, उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति। अब उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति है, यह दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। और यह ब्राजील के पठार पर स्थित घास क्षेत्र, अब ये क्या है कि घास वाले जो क्षेत्र हैं, सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान हैं विश्व में फैले हुए हैं, वो क्षेत्र मुख्य रूप से इसमें आते हैं। जैसे कि ब्राजील के में पठार पर कंपोज घास के मैदान, ओरानिको, जो ब्राजील में ओरानिको नदी है वेनेजुएला में, ओरानिको घाटी में लानोस घास के मैदान, और उत्तरी पूर्वी ब्राजील में पाए जाने वाले कटिंगा घास के मैदान, है ना। इसी तरीके से ये क्षेत्र हैं जो उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदानों में आते हैं। और आप देखिएगा यहाँ पे जलवायु है, जलवायु के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पर वर्ष में क्रमिक रूप से शुष्क और आर्द्र ऋतुएं पाई जाती हैं। सवाना घास मैदान के क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा का औसत 75 से 150 सेंटीमीटर। देखिएगा, वर्षा का औसत घटता जा रहा है। और सवाना क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु ऐसी ही है कि यहाँ केवल घास ही उगती है। पेड़ों का विकास यहाँ पर क्या होता है, नगण्य, बहुत कम मात्रा में यहाँ पेड़ होते हैं, घास ज़्यादा होती है। सवाना वनस्पति क्षेत्र का विस्तार अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीकी क्षेत्र में सवाना का विस्तार पश्चिम में गिनी तट से लेके युगांडा, अब देखिएगा मैप में अफ्रीका का निकाल के गिनी तट कहाँ पे है, पश्चिमी भाग में, और युगांडा पूर्वी भाग में, एशिया अफ्रीका के युगांडा, कीनिया, कांगो, अंगोला तक पाया जाता है। और इन घास की जो लंबाई होती है 3 मीटर तक होती है। घास काफ़ी लंबी होती है, 3 मीटर। सवाना घास में मुख्यतः 3 किस्म पाई जाती हैं, सवाना जंगल और सवाना पार्कलैंड जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, पार्कलैंड, और सवाना झाड़ियाँ। ये 3 प्रकार की ये किस्में हैं। अब देखिएगा कुछ जो घास के मैदान है ब्राज़ील में, सवाना सेराडो, कैंपो सेराडो, कैंपो स्वाजो सवाना, कैंपो लिम्पो और पेंटेनल घास, ये क्षेत्र हैं जो घास के हैं। इसमें खैर ज़्यादा नहीं है, अगर स्पेशली टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन आए तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो जब आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इतनी ज़्यादा नहीं लिख के जो 4 पॉइंटों के बारे में मैंने चर्चा करी है उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है भूमध्य सागरीय वनस्पति। विश्व में भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, जो कि पश्चिमी भागों में पाई जाती है। और आप इसके बारे में अपन देखते हैं कि भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोल अक्षांशों में। अब देखिएगा, भूमध्य सागर के तटवर्ती जो देश हैं वहाँ पर यह वनस्पति पाई जाती है। जो तटवर्ती देश देखिएगा कौन कौन से हैं, मैप में भी आप देखें, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इजराइल, टर्की, लीबिया, ये तो हो गए भूमध्य सागर तटवर्ती क्षेत्र। उसके बाद में जो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में जो ये पाई जाती है, अन्य महाद्वीपों में, जैसे उत्तरी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया प्रांत है यूएसए का, तो कैलिफोर्निया प्रांत में
के तटवर्ती क्षेत्र में। दक्षिणी अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, जो दक्षिण में है साउथ अफ्रीका, तो उसके प्रायद्वीपीय भाग में भी पाई जाती है। और दक्षिणी अमेरिका में जो चिली का भाग है, जो मध्य चिली में है, तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में भी यह भूमध्य सागर वनस्पति पाई जाती है। तो ये इनके क्षेत्र हो गए। अब आता है जलवायु के बारे में चर्चा। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क होता है तथा संपूर्ण वर्षा किस में होती है? शीतकाल में। शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव से यहाँ पे वर्षा होती है। तो ये पता होना चाहिए कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा किस काल में होती है? शीतकाल में। और किससे होती है? पछुआ पवनों से। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और जो औसत वार्षिक तापमान है वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है यहाँ पर। और वर्षा का वार्षिक औसत 40 से 65 डिग्री सेंटीमीटर के मध्य होता है। और 90% वर्षा शीतकाल में ही होती है। अब देखिएगा वनों के नाम। सदाबहार और पर्णपाती ओक, बीच, पाइन एवं फर प्रमुख रूप से यहाँ पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में समुद्र तटवर्तीय भागों में जैतून और अंगूर के वृक्ष और लताएं बहुतायत में पाई जाती हैं। और उत्तरी अमेरिका में के कैलिफोर्निया में क्या पाया जाता है? ओक और चैपरेल वृक्ष, है ना, मैक्विस और बैका झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में एरिका, इरिशिया, लोबेलिया, निफोलिया नामक पुष्पीय पौधा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस पौधे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और चिली में मेट्रोरल, श्रीलंका में पटाना, दक्षिण अफ्रीका में मछिया, और इन्हें वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, इनको हो गया। अब देखिएगा भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्रों में जैतून, अंजीर, नींबू, लोकेस्ट जैसे रसदार फल यहाँ पे क्या मिलते हैं? खट्टे रसदार फल मिलते हैं। कहीं कहीं पर चीड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और भूमध्य सागरीय जलवायु वाला जो क्षेत्र है, लंबे लंबे वृक्षों से लेकर लंबी और छोटी घास और झाड़ियाँ, सभी प्रकार की विविध प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। टिप्पणी के रूप में ये क्वेश्चन आ जाता है। बड़ा क्वेश्चन तो पूरा आता ही है वनों के, वन संसाधन के बारे में अगर आएगा तो आपके। अब देखिएगा 5वां पॉइंट है मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। जो मध्य अक्षांशों में वनस्पति है वो कौन से प्रकार की है? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। अब इसका विस्तार भी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। और वन और घास दोनों प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिएगा, पहला आपने इसको भी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के जो हैं उन वनस्पतियों को 2 भागों में बांटते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन और शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन या टेंगा वन। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, तो पहले चर्चा करते हैं कहाँ पाया जाता है। तो क्षेत्र देखिएगा, यह महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। और इनका विस्तार उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और चीन के पूर्वी भाग और जापान आदि क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ वनस्पति। और जलवायु के लेकर अगर अपन चर्चा करें, शीतोष्ण पतझड़ वृक्षों का थोड़ा कुछ विस्तार मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया, हिमाचल पर्वत के मध्यवर्ती भाग, इनमें भी ये पाई जाती है। अब अपन चर्चा करते हैं जलवायु। तो जलवायु देखें तो ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीतकाल में कम होकर तापमान बहुत कम हो जाता है और 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 70 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और वनों के विकास हेतु यह क्षेत्र अनुकूल जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है। वर्षा प्रत्येक महीने में होती है तथा शीत ऋतु में कहीं कहीं हिम वर्षा होती है। शीतकाल में इस क्षेत्र में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तथा जीवन की सभी क्रियाएं सुषुप्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये आपकी ये इनकी विशेषता हो गई। और शीतोष्ण पतझड़ वनों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, ठीक है, और वृक्ष कैसे होते हैं? सघन। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की ऊंचाई लगभग 20 से 25 मीटर होती है। शीतोष्ण पतझड़ वाले क्षेत्र में अब देखो वनों के नाम कौन कौन से हैं। ओक, बिच, एल्म, बासवुड, ट्यूलिप, चेस्टनट, मैपुल और हिकोरी, ये हैं। और जो एम, अखरोट, बीच, हिकोरी, तुन, भोजपत्र, पान, मोरू, तिलोज, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में? मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया और हिमाचल पर्वत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। अब देखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी और टेंगा वन जो है,
तो टैंगा वन का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में यह न के बराबर है। दक्षिणी गोलार्ध में टैंगा वन नहीं पाए जाते हैं। टैंगा वनों को क्या कहते हैं? बोरियल वन भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोरियल वन कौन से होते हैं? टैंगा वन। कोणधारी वन भी कहते हैं इनको। और इनका देखिए क्षेत्र कौन कौन से हैं। उत्तरी अमेरिका का कनाडा का जो क्षेत्र है, उत्तरी कनाडा, अलास्का व ग्रीनलैंड में, और यूरेशिया में कौन सा है? साइबेरिया और यूरोप के उत्तरी भाग। टैंगा वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां कैसी होती है? नुकीली आकार की होती है, जिनका नोक सुई के समान होता है। अतः इसी कारण इन्हें कोणधारी वन कहते हैं। कोणधारी वनों में स्प्रूस, अब देखो वनों के नाम कौन कौन से हो गए, इनकी विशेषताएं भी हो गई। नुकीली आकृति की होती है और सुई के आकार की होती है। और कोणधारी वनों में स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च एल्डर, आल्मस, बर्च, बतुला, पॉपुलर, पॉपुलस वृक्षों की प्रधानता होती है इन वनों में। और जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ शीत ऋतु लंबी अवधि तक होती है, हिमपात होता है और यह क्षेत्र हिम से ढक जाता है। और बहुत लघु समय के लिए यहाँ ग्रीष्मकाल होता है, जो कि 3-4 महीने होता है। ग्रीष्मकाल में होने वाले वर्षा को कितनी होती है? वर्षा 25 से 100 सेंटीमीटर तक होती है ग्रीष्मकाल में। और ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब आप देखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय। अब इसमें देखो 2 भाग हो गए। अब तीसरा भाग है इसी का, मध्य अक्षांशीय भागों में जो पाई जाती है। तो इसको तीसरा भाग हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब ये विभिन्न महाद्वीपों में इसके जो घास के मैदान हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। और इनके अक्षांश दे रखे हैं कि 35 से 45 डिग्री के मध्य ये घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। तो पेरिस जो घास का मैदान है वो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में जो रॉकीज ढाल है उसके पूर्वी भाग में यह फैला हुआ है। और स्टेपिस घास के मैदान है। यह यूरोपीय रूस और कजाकिस्तान में काला सागर और कैस्पियन सागर से पश्चिमी साइबेरिया तक यह विस्तृत एक पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। और पंपास जो घास है, पंपास घास का मैदान जो है दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में, मुख्य रूप से अर्जेंटीना और उरुग्वे में एक समीपवर्ती क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। और जो वेल्स घास के मैदान है, ये वेल्स घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका के पठारी भागों में यह मुख्य रूप से फैला हुआ है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के जो मर्रे डार्लिंग बेसिन है उसके दक्षिणी पूर्वी भाग और तस्मानिया में ये डाउन्स घास के मैदान फैले हुए हैं। कैंटवेरियन जो घास के मैदान है वो न्यूजीलैंड के में पाए जाते हैं। और पुस्ताज जो है ये कहाँ पे हैं? यूरोप में, हंगरी देश में ये पाए जाते हैं। अब तो ये देखिएगा, ये मैं मैप में आपको जो अनिवार्य क्वेश्चन में जो मैप मानचित्रों के लिए जो मैंने एक क्लास ली थी, इसमें घास के मैदानों के बारे में चर्चा कर रखी है और उसमें मैप के थ्रू इसको दर्शा रखा है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब आता है छठा, टुंड्रा। टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति जो टैंगा वन है, जो बोरियल वन है, जो कोणधारी वन है, उनके उत्तर में यह पाई जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक क्षेत्र में, तटवर्ती क्षेत्रों में यह फैली हुई है टुंड्रा वनस्पति। यह लंबी शीत ऋतु के कारण केवल मॉस, शैवाल, नरकुल तथा आदि कई किस्म के छोटी घास यहाँ पे पाई जाती हैं। और यह वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। हिमांक से नीचे यहाँ का तापमान रहता है और वर्षा लगभग 40 सेंटीमीटर से कम होती है। अब आप देखिएगा आर्कटिक टुंड्रा। अब आर्कटिक टुंड्रा में उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के भाग सम्मिलित हैं, जो वर्ष भर स्थायी रूप से बर्फ से जमे रहते हैं, जो आर्कटिक भाग है टुंड्रा का। और अल्पाइन टुंड्रा जो वनस्पति है, वहां पर पर्वत और पहाड़ियों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। तो ये इनकी ये चीजें हो गई। अब देखिएगा जो मरुस्थलीय वनस्पति है, मरुस्थलीय वनस्पति का क्षेत्र महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। तो इनमें आप देखिएगा अफ्रीका का काला हरी मरुस्थल और सहारा एशिया में थार, अरब, सेक्योंग और मंगोलिया गोवी का मरुस्थल और संयुक्त क्षेत्र में प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 25 से 30 डिग्री और शीतकाल का 12 से 20 डिग्री के आसपास होता है। ग्रीष्मकाल में कभी कभी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे जो वनस्पति हैं वो देखिएगा, उच्च तापमान और निम्न वर्षा के कारण यहाँ कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं और छोटी छोटी इनकी पत्तियाँ होती हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में पौधों की जड़ें लंबी होती हैं
छाल मोटी होती है, पत्तियां कम होती हैं और कांटे अधिक होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई मरुस्थलीय वनस्पतियों की। तो अब जो वनों के नाम है इनमें देखिएगा यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। नागफनी, सेजब्रुश, क्रिपोस्ट, सैक्सोल, अकेशिया, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख रेगिस्तानी वनस्पतियां हैं यहाँ पर। अब आता है लास्ट पर्वतीय वनस्पति। अब पर्वतीय वनस्पतियों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो विषुवतीय के क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित पर्वत में हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि ये पर्वत आते हैं जो 600 मीटर की ऊंचाई तक स्थित ढालों और घाटियों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार तथा उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बहुतायत में मिलते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो 600 मीटर की ऊंचाई तक तो स्थित ढालों में तो घाटियों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन तथा उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत में मिलते हैं 600 मीटर की ऊंचाई तक। उसके बाद में जो उसके ऊपर है उसके बाद में उष्ण पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। 600 मीटर से ऊपर स्थित क्षेत्र में उष्ण पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं जो शुष्क और अशुष्क झाड़ीदार और कांटेदार वनस्पति के समान होते हैं। अब देखिएगा उष्ण पर्णपाती वन क्षेत्र के ऊपर शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? शीतोष्ण कोणधारी वन, जहां पर चीड़, स्प्रूस, देवदार, फर, डगलस, फाइन आदि। तो पर्वतीय वनस्पतियों में है कि 600 मीटर, फिर बाद में क्या ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों का प्रकार चेंज होता रहता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई पर्वतीय वनस्पतियों की। और आज जो चैप्टर था वन संसाधन पूरा हुआ। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा आप, इसमें 18 स्लाइड्स हैं। तो आपका ये चैप्टर पूरा है। तो कोई भी अगर ऐसी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।